सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कौमी असम्बली में बजट पेश हो गया, पंजाब असम्बली में बजट पेश हो गया, सिंध असम्बली में बजट पेश हुआ। तीनों ऐवान के अंदर हंगामा आराई की नज़र ये तमाम तर सेशन हमें नज़र आए। मामला ये है कि बजट जो असम्बली का पूरे साल का सबसे एक अहम इजलास होता है, बजट इजलास, उसके बाद पहले हुकूमत बजट पेश कर रही है, फिर अपोजिशन की जानिब से तजावीज़ दी जा रही हैं, एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, उसके बाद कोई ना कोई चीज़ सामने आती है बजट पास होने की या ना पास होने के हवाले से। लेकिन इस साल कौमी असम्बली में सबसे पहले बजट पेश हुआ, उस वक्त अपोजिशन की जानिब से नारेबाजी की गई, हंगामा आराई की गई। लेकिन जब अगले दिन अपोजिशन लीडर तकरीर करने के लिए खड़े हुए तो शायद एक अजीब सूरत हाल नज़र आई कि बजट की कॉपियाँ एक दूसरे को मारी गईं, गलीज़ गंदी गालियाँ ऐवान, मुक़द्दस ऐवान के अंदर वो सुनाई दी गईं। यही सूरत हाल जो है वो जब सिंध असम्बली में बजट पेश किया जा रहा था तब अपोजिशन एहतजाज कर रही थी। जब सूबाई असम्बली में यानी कि पंजाब असम्बली में बजट पेश किया जा रहा था वहाँ पर भी हंगामा रही, ये देखने में आई, नारेबाजी की गई, पेपर उछाले जाते रहे। क्या मामला है कि आज तक जमहूरियत के लिए जदोजहद करने वाली ये तमाम सियासी जमातें ये जमहूरी रवैया नहीं अपना रही हैं, वो भी सबसे बड़े ऐवान के अंदर। अपोजिशन हो या हुकूमत हो, दोनों जानिब से सूरत हाल कौमी असम्बली में कल देखने के लायक न थी। और इस किस्म की भी हुकूमती कुछ अरकान की जानिब से तो इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो शायद मैं दोहरा नहीं सकता और यहाँ पर दोबारा से वो चलाए नहीं जा सकते हैं। ये सूरत हाल है, यानी कि 22 करोड़ आवाम के नुमाइंदों के ऐवान के अंदर जो जंग का मैदान बना हुआ था और जिस किस्म की गलीज़ ज़बान इस्तेमाल हो रही थी वो शायद किसी पाकिस्तानी के लिए, किसी महज़्ज़ब मुआशरे के लिए काबिल कबूल नहीं होगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस वक्त इजलास को अर्जेंट कर दिया और कहा है कि उस वक्त तक ये इजलास नहीं शुरू कर सकते जब तक दोनों जानिब यानी अपोजिशन और हुकूमती अरकान की जानिब से यकीन दहानी नहीं हो जाती, कमेटी नहीं बना दी जाती कि हाउस को कैसे चलाना है। इवन उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि रूल्स को भी देख लिया जाए कि रूल्स में भी अगर कोई तरमीम करना है तो उस पर भी बात हो सकती है। तो ये पाकिस्तान के मुक़द्दस ऐवान और 22 करोड़ आवाम जो देख रही थी कि उनके लिए बजट क्या है, वो बजट तो शायद बहुत पीछे चला गया। ऐवान के अंदर हंगामा आराई खबरों की जीनत बनती हुई आगे आ गई है। पर भी बात करेंगे, हमारे साथ हमारे मेहमान इस वक्त मौजूद है क्योंकि बजट का मामला सबसे अहम है। आम आदमी के लिए किस तरह इफेक्ट हो रहा है और ताजरों के लिए, सनतकारों के लिए इस बजट पे क्या सूरत हाल है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी सीनियर ताजर रहनुमा नईम मीर साहब। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके वक्त का। मैं आज आपकी एक वीडियो भी देख रहा था, आप FBR के हवाले से भी बात करेंगे, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन बहैसियत छोटे ताजर, क्योंकि आप ताजर रहनुमाओं को करते हैं रिप्रेजेंट, सनतकारों के लिए तो शायद चीज़ें बहुत बेहतर हैं। उनसे भी 2-3 दिन से बात हो रही है जी बजट की सूरत हाल बेहतर है अगर इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो। तो जो ताजर हजरात हैं क्या उनको इस बजट में आप नहीं समझते कि रिलीफ मिला? देखें, इस बजट के अंदर जो कागज़ी रिलीफ दिए गए हैं और जो कागज़ी मराहत दी गई हैं दीगर सेक्टर्स को, हमें तो वो भी नहीं दी गई। या समझ लें कि हमें तो ना आस दी गई, ना उम्मीद दी गई, ना हमें कोई लारा दिया गया, बल्कि उल्टा हमारे ऊपर जो है वो कुछ बजट में ऐसे मेयर्स लिए गए कि हमारे ऊपर जो है वो को अज़ाब नाजिल किए गए और हमें ज़ेर अताब भी लाया गया। तो मैं समझता हूँ कि इस बजट में जो ख़ास तौर पे छोटा ताजर है उसके लिए कुछ भी नहीं है। और कोरोना वायरस के पेंडेमिक को लेकर छोटा ताजर जो एक मुतासरा फ़रीक था इस सारे खेल के अंदर, उसको तो नज़रअंदाज कर दिया गया। अब हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारा होलसेल और रिटेल सेक्टर है ये 19% है हमारे टोटल GDP का, और यही वो सेक्टर है जो एक बड़ी तादाद में रोज़गार मुहैया करने का भी ज़रिया है। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये रिपोर्ट दे रहा है कि जी 32 लाख लोग जो हैं वो इस कोरोना पेंडेमिक की जो आखिरी लहर आई है उसमें बेरोज़गार हुए और गुज़िश्ता 3 सालों में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए, तो इसका मतलब तो साफ़ है कि जो GDP ग्रोथ में 19 या 20% का हिस्सेदार है तो वहीं से 19 से 20% रोज़गार भी ख़त्म हुई। तो अब 19-20% भी अगर हो हमारी रोज़गार
ख़त्म हुई हो और हमारा छोटा ताजर जो है वो अपना कारोबार छोड़ के वो नौकरी की तलाश में ख़ुद निकल पड़ा। और यहाँ तक मैंने देखा कि हमारे कई छोटा ताजर जो हैं वो कारोबार बंद करके रक्षा चलाने पर मजबूर हो गए हैं और कहीं मजदूरी करने पर भी मजबूर हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो सूरत हाल थी जिसका इदराक वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को करना चाहिए। अच्छा, और इस बजट के अंदर हमें क्या हमारा चाहिए था खातिर खा छोटे हिस्सा ताजर मिलना के लिए, चाहिए। एसएमईज के लिए क्या होना चाहिए था आप समझते हैं बजट के अंदर जो नहीं है? देखें, एसएमईज जो है ना वो एक डिफरेंट ब्रैकेट है, वो हमसे थोड़े से बड़े ताजर होते हैं। सही। और ख़ास तौर पर एसएमईज जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में भी टू सम एक्सटेंड आ जाते हैं। लेकिन जो हमारा छोटा ताजर है वो इससे भी निचला तबके से ताल्लुक़ रखता है। और बदकिस्मती से जी हमारा बदकिस्मती से ये जो तबका है ये एफबीआर के जो पेचीदा डॉक्यूमेंटेशन का जो निज़ाम है उसमें ये रजिस्टर्ड भी नहीं है और इसकी रजिस्ट्रेशन सिर्फ़ और सिर्फ कमर्शियल मीटर की हद तक है। और वही जो 36 लाख कमर्शियल मीटर जो इस पूरे मुल्क में है और फिर उन कमर्शियल मीटर्स से आगे किसी ने सब मीटर जो लिया हुआ है तो आप मोहतात अंदाजे के मुताबिक इन्हें अगर शुमार करें तो ये 50 लाख के करीब लोग भी हो सकते हैं। अब इन लोगों को जो है वो आपने लिक्विडिटी क्रंच का शिकार होने की वजह से माली इमदाद देनी थी, आपने इन्हें आसान शराइत पे कर्ज़े देने थे, आपने इनके लिए रिलीफ पैकेज लाना था। लेकिन आप देखें कि ट्रैक्टर ख़रीदना है तो कर्ज़े की सहूलत मौजूद है, अगर आपने फार्मिंग करनी है तो इस बजट के अंदर कर्ज़े की सहूलत मौजूद है, आपने मकान बनाना है तो कर्ज़े की सहूलत मौजूद है। लेकिन अगर आपने अपनी तिजारत को और बिज़नेस को बहाल करना है तो उसके लिए कर्ज़े की सहूलत मौजूद नहीं है। तो यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि हुकूमत ने जो है ये क्यों नहीं किया। और वैसे आपने ये ऐलान तो कर दिया बजट के अंदर कि हर घर को हम 5 लाख रुपया कर्ज़ा देंगे और वो ये कह रहे हैं नया कारोबार शुरू करने के लिए। हम आपको ये पूछ रहे हैं कि जिन पुराने लोगों के कारोबार जो बंद हो गए हैं, जो पहले से कारोबार कर रहे हैं, उनकी बहाली के लिए आपके पास क्या पैकेज है? तो यही एक सबसे बड़ा सवाल था। और दूसरा जो हमारे इस सेक्टर के अंदर जो रजिस्टर्ड सेक्टर है जिसे हम बड़ी मुश्किल से कायल और मायल करके हमने उन्हें रिटर्न जमा कराने पर मजबूर किया और कहा कि ये कौमी फरीज़ा है आप अदा करें, उन पर इन्होंने 1.5% की शरह से टर्नओवर टैक्स लगाया हुआ है। हमने इन्हें ये कहा था कि आप टर्नओवर टैक्स की शरह जो है वो 0.25% कर दें या टर्नओवर टैक्स को आप सिरे से ख़त्म ही कर दें, क्योंकि ये एक दोहरी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन है। यानी एक तरफ तो टर्नओवर टैक्स भी देना है और दूसरी तरफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी जमा कराना है। हमने कहा जी कि वो सेक्टर जो नुकसान में चला जाएगा, अगर साल बाद मैंने कारोबार किया मुझे नुकसान हो गया लेकिन हुकूमत जो है वो कहती है तुम्हें नफ़ा हो या नुकसान हो मैंने तुमसे टर्नओवर टैक्स जो है वो 1.25% की शरह से लेना है, तो फिर यही वजह है कि लोग डॉक्यूमेंटेशन की रजीम जो है उससे दूर भागते हैं। वो कहते हैं अगर हमें नुकसान भी हो गया तो गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ से भरेंगे? इस पे मैं थोड़ा सा तौर पर कुछ जब बड़े सनतकारों से भी बात होती है वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा स्केल है लेकिन यहाँ पर टैक्स पेयर जो है वो बहुत कम है। अभी आपने खुद ये फरमाया कि 36 से 50 लाख के दरमियान एक अंदाजे के मुताबिक जो है ये ताजर हैं, लेकिन टैक्स पेयर उस तरह नहीं है। आप लोगों ने वादा भी किया था आप कि जी करेंगे, हुकूमत से जब बातचीत हुई थी उस पर हम मज़ीद भी बात करते हैं कि ये होना क्या चाहिए। शांत सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर मुआशियात है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। मैं पहला सवाल ही शांत सईद साहब ये करेंगे कि अभी एक बात हो रही है क्योंकि ताजिर रहनुमा है मीर साहब तो कह रहे हैं कि जी इस बजट में घर बनाने के लिए हो उसके लिए भी कर्ज़ है, यहाँ पर किसान के लिए भी कर्ज़ है, बड़े सनतों के लिए भी कर्ज़ है, यहाँ पर आबाद जैसे बड़े ग्रुप्स के लिए भी कर्ज़ की सहूलत है। लेकिन इस सारे पेंडेमिक के दौर में जो एक ताजर कारोबार कर रहा था ऑलरेडी उसका कारोबार तबाह हुआ, उसके लिए वो जो कर्ज़ की सहूलत आसान और चीज़ें और बजट के अंदर वो नहीं है। और आप भी जानते हैं कि ये बहुत बड़ा सेक्टर होता है कि जो ताजरों का, छोटे ताजरों की, दुकानदारों की बात कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि इस बजट में वाकई इनके लिए कुछ भी नहीं रखा गया, और जब नहीं रखा गया तो ये कितना नुकसानदेह है मईशत के लिए? थैंक यू वेरी मच। अगर मैं ओवरऑल बजट देखूं तो बजट का जो बेसिक स्ट्रेटेजिक इंटेंट है वो है ग्रोथ फोकस, कॉन्फिडेंस ड्रिवन और पीपल सेंट्रिक बजट। तो अगर आप उसकी मैक्रो पिक्चर देखें तो ओवरऑल बजट जो है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आई वुड गिव 7 to 8। तो ये बहुत अच्छा बजट है। जहां तक आपका सवाल है एसएमई का, एसएमई जो है
वो मुल्क की एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और जब हमने 1960s में तरक्की की थी तो उसकी दो वजह थी, एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरा हमारी जो कॉटेज और एसएमई इंडस्ट्रीज थी उसने बड़ा सपोर्ट किया था। तो जहां तक आपका सवाल है एसएमईज के लिए इतने मराद या इंसेंटिव क्यों नहीं दिए, मेरा ख्याल है गोइंग फॉरवर्ड जो गवर्नमेंट है वो इसको कंसिडर करेगी। ये कोई ये नहीं है कि अगर आपने ये बजट दे दिया है तो वो फाइनल हो गया है। गवर्नमेंट अपने बजट को रिविजिट करेगी और देखेगी कि कहां पर वो स्टेक होल्डर्स को अकोमोडेट कर सकती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल इस बजट को देखें तो जिससे भी मैंने बात की है, मैं यहाँ मलेशिया में रहता हूँ, बहुत सारे जो बैंकर्स हैं सिंगापुर में, हांगकांग में, न्यूयॉर्क में, वो इस बजट को बड़ा बिजनेस फ्रेंडली देख रहे हैं और इससे जो है पाकिस्तान की ग्रोथ मोमेंटम में जो गवर्नमेंट की इंटेंट है वो मेंटेन हो सकती है। लेकिन एक कैविएट है इसमें, जो बड़े कम लोग इस पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने पिछले देखा होगा 2 महीने में ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं और हमेशा ऑयल प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो ग्रोथ है उसको 0.5% से लेके 1% जो है वो शेव ऑफ कर सकती हैं। तो अगले साल जो IIQ है जहां पर मैं काम कर रहा हूं, हमें जो फोकास हमने दी है अपने इन्वेस्टर को कि अगले साल ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो $80 से अबव रहेंगी। अगर $80 से अबव रहती हैं तो उससे जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को थोड़ा सा जो है मैं कहता हूँ जो GDP ग्रोथ है उसमें थोड़ा सा डेंट आएगा। तो मेरा ख्याल है अदरवाइज पाकिस्तान का जो GDP है इट्स वेरी मच अचीवेबल। लेकिन अगर हम अपने जो ऑयल की जो हमारी पेमेंट्स होती हैं, ऑयल के रिजर्व्स है, उसको अगर हम हेज कर लें तो ये अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सही है। लेकिन ये है कि जो आप बात एसएमईज़ की करें, यहाँ तो दुकानदार कहते हैं हम तो एसएमईज़ में भी शायद उस तरह से फॉल नहीं करते। छोटा दुकानदार है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी हुआ है इस सारे अमल में पिछले 2 साल से, जब मार्च 2020 से लेकर अब 2021 तक का ये जब मामला हुआ है कोविड की सूरत हाल का। अच्छा मीर साहब, मैं एक चीज़ जो है आप बात कर रहे हैं FBR के हवाले से, लेकिन सर ये भी आप देखें कि पाकिस्तान में टैक्स पेयर की मुसलसल जो तादाद है वो कहाँ है। और आप खुद जो अभी कह रहे हैं कि जो ताजर हैं वो 36 से 50 लाख के दरमियान हैं जिनको हम कमर्शियल मीटर्स के साथ ही सिर्फ गेज कर सकते हैं। तो सर यहाँ पर ये भी बड़ा उनके साथ रहता है कि ताजर जो हैं वो आप लाहौर से हैं, मैं उर्दू बाज़ार की मिसाल दे देता हूँ, शालम मार्केट की मिसाल दे देता हूँ, अनारकली की मिसाल, ये सिर्फ अंदरून में पुराने बाज़ारों की मिसाल देता है। यहाँ पर जो ताजर है वो अगर हज़ारों के कारोबार कर रहा है या करोड़ों का कारोबार कर रहा है तो उनमें चंद कोई नई मीर तो होंगे जो टैक्स दे रहे हैं क्योंकि वो लीडर्स हैं, मुसलसल लीड कर रहे हैं। लेकिन सर नईम मीर साहब के साथ हज़ारों ताजर ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको मीर साहब भी अभी तक कायल नहीं कर पाए हैं कि वो आप टैक्स पेयर बन जाएँ, आप टैक्स रजीम में शामिल हो जाएँ, आप आ जाएँ। तो ये भी एक फैक्टर है कि हुकूमत ले नहीं रही कुछ तो दे नहीं रही कुछ। क्या वाकई ऐसा है? देखें, सूरत हाल बिल्कुल ऐसी नहीं है कि हुकूमत ले नहीं रही कुछ। हुकूमत कमर्शियल मीटर्स पर सेल्स टैक्स भी ले रही है और हुकूमत जो है वो विद होल्डिंग टैक्स भी काट रही है। ज़ाहिर है ये टैक्सों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हुकूमत हो रहा है, लेकिन जितना वसूल होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, ये बात आपकी दुरुस्त है। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि जी मैं टैक्स दे रहा हूँ और मैं बाकियों को कायल नहीं कर पा रहा, तो आप यकीन जानिए कि मैं इस डॉक्यूमेंटेशन रजीम का जो हिस्सा हूँ और मैं जो कंप्लायंस कर रहा हूँ, मैं अमरे मजबूरी कर रहा हूँ और ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि ये इतनी पेचीदा डॉक्यूमेंटेशन है कि इसके मयार पर छोटा ताजर पूरा उतर नहीं सकता। बिकॉज मैं 1996 से मुसलसल टैक्स दे रहा हूँ आज तक और मैं 1998 से सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड हूँ, हर महीने रिटर्न जमा करा रहा हूँ और इसी तरह मैं विद होल्डिंग एजेंट भी हूँ। लिहाजा ये तमाम जो प्रिस्क्राइब्ड तरीका है FBR का रिटर्न जमा करवाने का और अपना टैक्स जमा करवाने का, मैं इसको इख्तियार किए हुए हूँ। और चूँकि मैं ये सारे फेज़ से गुज़र रहा हूँ इसलिए मैं ज़िम्मेदारी से समझता हूँ कि ये इतना मुश्किल तरीक़ेकार है, ये वो तरीक़ेकार है जिस पर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं, हमारे जो अपना जो लीगल फर्टेनिटी है, जो हमारे अपना लॉयर्स हैं, वो इतनी गलतियां कर जाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अब सूरत हाल ये है कि अब इसका हल क्या है। हमने बारहा इसका ये हल दिया कि ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी रियासत के अंदर अगर कॉर्पोरेट सेक्टर है
या बड़े लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं या कुछ चेन स्टोर्स हैं उनका जो रिटर्न जमा करवाने का तरीक़ेकार है वही एक छोटे दुकानदार या पकौड़ा बेचने वाले के लिए भी होना चाहिए। मैंने कहा जी रिटर्न की जो है वो आप इस तरह की तकसीम कार बनाएं कि हर लेवल पर रिटर्न की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कम होती रहे और निचली सतह पर कम से कम डॉक्यूमेंटेशन हो जाए ताकि वो इज़्ज़त वकार के साथ जो छोटा ताजर है वो अपना कौमी फरीज़ा भी अदा करे और इज़्ज़त वकार के साथ अपना कारोबार भी करे। और बार बार जो ये सवाल आप करते हैं कि वो टैक्स नेट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, कम से कम उसकी इस चीज़ से तो जान छूटे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नीयत की है। देखें, प्रॉब्लम ये है कि हमारे हुक्मरानों की माजी में भी और आज भी, हमारे इदारे की FBR की माजी में भी और आज भी, ना इनकी नीयत ठीक थी, ना होगी, ना हो सकती है, क्योंकि इन पर जो बैरूनी दबाव है, IMF की कंडीशनैलिटीज़ हैं, इन्होंने बाहर से कर्जा लेना होता है, वो ज़मीनी हक़ाइक़ के ऐन मुताबिक जो हमारी रिटर्न जिस तरह बननी चाहिए, जमा होनी चाहिए, जो तरीक़ेकार हमारी मशावरत के साथ बैठ कर इख्तियार किया जाना चाहिए, ये जो है उसको इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है। ये मसला टैक्स अवेड करने का, टैक्स चोरी करने का नहीं है, ये मसला जो है ये इस निज़ाम से फ़रार का मसला है जो कि हमें कोई सहूलत आसानी भी नहीं देता, पेचीदगी पैदा करता है और बाद में जो है वो हमारे लिए सज़ाओं का मूजिब है। तो ये वो वजह है जिसकी बिना पर सादा सी चीज़ें आपने बता दी है। मैं इस पे ना शान सईद साहब भी बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे। हमें रिजवान इरफान साहब ने ज्वाइन किया है, सदर हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कराची के। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपके वक्त का। वफाक का बजट पेश हो गया, आपके सूबा सिंध का बजट पेश हो गया, क्या समझते हैं ये जो छोटे ताजरों की आज हम प्रोग्राम में ख़ासतौर पर बात कर रहे हैं, नईम मीर साहब भी हमारे साथ है, कि छोटे ताजरों के लिए कोई बजट में आप समझते हैं रिलीफ नहीं है? देखिए, आप बजट की जो बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ अवामी बजट जब होगा जब जो 25,000 का जो मजदूर तबका जो है वो खुश होगा, वो अपने घर में जो है 2 वक्त की रोटी लेके जाएगा, अपने बच्चों अगर बीमार होता है उसका इलाज कराएगा, और जो 35,000 का जो नौकरी पेशा आदमी है वो खुश हो सकेगा कि अपने बच्चों को स्कूल की फीस देगा, अपना घर का किराया दे सकेगा, अपना बिल दे सकेगा। जब मैं मानूंगा कि ये अवामी बजट है। अभी गरीब जो है बेचारा पिस रहा है, इतनी महंगाई हो गई है, किस तरह वो गुजारा करेगा। हम तो टैक्स नेट की बात करते हैं, आप सबसे ज्यादा टैक्स जो है सदर टाउन हमारा देता है। ये मैं नहीं कहता, ये गवर्नमेंट की बुक कहती है। हम तो टैक्स दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं एक सादा निजाम बनाया जाए, जो छोटा आदमी है, गरीब आदमी है, उस पर फिक्स टैक्स नाफिज कर जाए। आपके जो है उसमें टैक्स नेट भी बढ़ेगा, लोग जो है उसमें आएंगे भी, और आपको जो है अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। आप एक मशावरत से बैठ के एक मसले को हल करें। हम टैक्स देते हैं और कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है और दे रहा है, लेकिन कराची को जो उसके बदले में वो चीज नहीं मिल रही। आप देख सकते हैं कराची की जो रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पानी का मसला है, जो बिजली का मसला है, कहाँ पूरा हो रहा है। और 70% रेवेन्यू जो है वो देता है पूरे पाकिस्तान को, और 96% जो है सिंध गवर्नमेंट को देता है। फिर भी कराची के साथ ये ज्यादती है, क्यों हो रहा है, क्या है वजह है? आप असल में वजह ये है कि आप नियत आप अच्छी करें। हम आपके साथ अभी भी बैठ के तैयार हैं कि टैक्स दें, लेकिन दुकान जो आप फैसिलिटेट करें, जो टैक्स देता है उसको फैसिलिटेट करें। आप फैसिलिटेट नहीं करते। आपने एक और दिया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 203A, जो बगैर आप जो है उसकी तहकीक करे वो जो है उसको गिरफ्तार कर लेंगे। ये सरासर नाजायज है, नाइंसाफी है। ये फौरन वापस ले गवर्नमेंट। ये इससे जो है रिश्वत के बाजार गर्म होगा और लोगों जो है तंग किया जाएगा। ये फौरन वापस दिया जाए। और जो भी अगर आप निकालते हैं, कोई कानून निकालते हैं, वो ताजुब के साथ, मशावरत के साथ निकाला जाए, ताकि वो दूरस्थ भी होगा और पायदार भी होगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये 2 चीज़ें जो है ना, आपने कहा सादा तरीका होना चाहिए। अब मसला ये है कि ये मुश्किल तरीका कार है। शान सईद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि छोटे ताजरों के लिए हम देखते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, वो तो डायरेक्टली हुकूमत से लिंक हो जाते हैं, एक पूरा प्लेटफॉर्म है, तरीक़ाकार हम देख रहे हैं कि वहाँ, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर भी बड़ी इंडस्ट्री के लोग होते हैं, उनमें एक और मैकेनिज़्म के तहत वो चल रहे होते हैं। नाला वो भी हैं। मुझे याद है प्रोग्राम में भी पिछले दिनों में अकील करीम डेडी साहब ने ये कहा था कि यार 1 विंडो टाइप हो, हम कारोबार करें या टैक्सों वाले मामला हो, तो हमने इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि दुकानदार कहते हैं मैं टैक्स देना चाहता हूँ, लेकिन इतनी पेचीदगियाँ मेरे से नहीं हो पाएंगी। एक आम सादा अनपढ़ आदमी जो है वो उसके लिए मुश्किल है, पढ़े लिखे के लिए टैक्स रिटर्न्स में चीज़ें मुश्किल हैं। और फिर FBR ऐसा लगता है शान सईद साहब कि जैसे कोई खौफनाक सा कोई मॉन्स्टर हो, जो दुकानदारों के लिए या कारोबारी लोगों के लिए उससे खौफ सा आ रहा होता है। तो ये चीज़ों को ज़्यादा आसान 1 विंडो ऑपरेशन के ज़रिए हो के सालाना टैक्स में या फिर फिक्स टैक्स की सूरत में करके रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है और चीज़ें भी आसान हो सकती है। क्या ऐसा मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। लोग
टैक्स देना चाहते हैं। बिल्कुल, मेरा भी ताल्लुक कराची से ही है, और जब वो बात कर रहे थे साहब के 1996 से वो टैक्स दे रहे हैं पाकिस्तान में, और मेरा ख्याल स्पेशली कराची में लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है वो FBR की जो क्रेडिबिलिटी है उस पे एक क्वेश्चन मार्क है। और जैसे साहब ने कहा, इतनी पेचीदगियां हैं, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। अगर आप बाहर के मुल्कों में देखें, सिंगापुर या मलेशिया में, वहाँ टैक्स रजीम का सिस्टम इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट का जो टैक्स टू रेवेन्यू GDP रेशियो है वो तकरीबन 15% से भी ऊपर रहता है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स रेट कम है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों का एतमाद है गवर्नमेंट में। पिछले 2-3 साल में यह लोगों का एतमाद आ रहा है, क्योंकि इमरान खान की जो क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी और मोरालिटी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपने आप को रिफॉर्म करना पड़ेगा, उनको एट पार लाना पड़ेगा, ताकि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है उनमें बहाल हो। और जो FBR की जो इतनी मुश्किल ये जो टैक्स फाइलिंग है, अगर इसको आसान किया जाए तो लोगों का जो है वो रुझान टैक्स देने के लिए ज़्यादा हो जाएगा। वो 2 किताबें नहीं रखेंगे, खाली एक ही किताब रखेंगे। तो शांति साहब, आप खुद मलेशिया में होते हैं, मलेशिया में आप मिसाल भी दे रहे हैं, तो क्या एक जैसे हमारे पास दोनों दुकानदार हजरात हैं जो एक ताजर रहनुमाओं की सूरत में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ क्या एक मैकेनिज़्म है कि मैं नौकरी पेशा हूँ, मेरे टैक्स का तरीक़ाकार और वहाँ दुकानदार के टैक्स का तरीक़ाकार इतना पेचीदा नहीं है, तो क्या तरीक़ाकार है वहाँ? उसका एक ही सोल्यूशन है। यहाँ पर सारे जो दुकानदार हैं, SMEs हैं, या जो भी बिजनेसेस हैं, वो अपना जो टैक्स फाइलिंग है उन्होंने ऑनलाइन किया हुआ है। ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम है हमारे यहाँ। करप्शन और जो रिश्वत का वो कह रहे थे साहब, बाजार इतना गर्म है, उसकी वजह ये है क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन जो है बहुत ज़्यादा है। अगर आप सिंगापुर में चले जाएं, वहाँ तो वीज़ा भी जो है ऑनलाइन एक्सपर्ट्स को मिलता है। तो जब आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, अगला जो 3 से 5 साल है, जिस कंट्री ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया वो बहुत ज़्यादा आगे जाएगी। आपके सामने जिंदा मिसाल है चीन की। चीन ने 1978 से आज तक 43 साल में इतनी तरक्की की है, और उन्होंने 2 चीज़ों पे फोकस किया है, अपने लोगों पे और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। आज देखें चीन जो है वो AI में, 5G में, EV में इतना आगे है कि सारी दुनिया उनको कॉपी करना जा रही है। और आपको बताते हुए ये मैं बता रहा हूँ कि चीन में इस वक्त 50% जो सोसाइटी है वो कैशलेस है, वहाँ पर पेपर करेंसी यूज ही नहीं होती। और हमारे यहाँ जो करप्शन का सबसे बड़ा इश्यू वो ये है क्योंकि हमारे यहाँ जो डिनोमिनेशन है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, 5000 का नोट, जिससे करप्शन करना बहुत आसान होता है। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो 5000 का नोट है इसको बंद करें, और मैक्सिमम जो हमारी डिनोमिनेशन है वो 1000 होनी चाहिए। इससे जो है एक ये भी एक एलिमेंट है जिससे करप्शन जो है कम हो सकती है और लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हो सकता है। बिल्कुल सही है। ये इत्तफाक हो रहा है कि तमाम हमारे पैनलिस्ट का कि जो FBR के तरीक़ाकार और FBR के अंदर जो एक रजीम पूरी चल रही है वो खौफनाक हो रही है, और उससे लोग जो हैं वो डरते भी हैं। अच्छा मीर साहब, मैं एक चीज़ जो है वो आप से यहाँ पर बात करना चाहूँगा, वो ये है कि एक जानिब तो हम इस बजट के हवाले से आम आदमी की बात करते हैं जनाब, उसके लिए इतनी तनख्वाह होनी चाहिए, इतना मामला होना चाहिए, लेकिन एक एतराज़ात यहाँ उठाए जाते हैं जो सोशल सिक्योरिटी के मुलाजमीन हैं, वो तो उसमें पूरे में तरीक़ाकार में आ जाएंगे जी, कम अज़ कम 25,000 या 20,000 जिस सूबे ने जहाँ पर जिसकी तनख्वाह जो रखी गई है वो हो जाएगी। लेकिन जो आप जैसे ताजर हजरात हैं जिनके पास 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 मुलाजमीन हैं, वो इस पर अमल नहीं करते। ये एक इल्ज़ाम आप लोगों पर होता है, ना किसी किस्म की कोई और बाकी जो फैसिलिटीज़ सोशल सिक्योरिटी के ज़रिए मिलती हैं वो आपके पास प्राइवेट मुलाजमीन है वो आप नहीं देते हैं। आप हक़ की बात तो हुकूमत के आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब आपका फ़र्ज़ होता है वो नहीं होता। आप या रिजवान इरफान साहब या बाकी आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ताजरों की, तो इस पर क्या कहेंगे मीर साहब आप? मैं इस पर सिर्फ ये कहूँगा कि जो सोशल सिक्योरिटी है ना, इसके तो सबसे ज़्यादा हकदार तो हम खुद हैं। तो हमें कोई हुकूमत इस तरह का कोई पैकेज देना सबसे पहले कि हमने भी तो बीमार होना है, हमें भी तो अस्पताल से इलाज करवाना है ना, हमने भी तो अपने बच्चों की तालीम के हवाले से कहीं फ़ीस जमा करानी होगी, कहीं हम भी सारिफ हैं जो महंगाई का शिकार हैं और इस इतनी कमर तोड़ महंगाई का शिकार हैं।
तो बुनियादी तौर पे तो हम खुद हकदार हैं इस सारे निज़ाम में, तो हमें हमारा हक मिल जाएगा तो उन मुलाजमीन बेचारों को भी तो हक मिल जाएगा हमारी वजह से या वसीले से, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी हो, चाहे UBI हो या कोई भी महकमा हो। लेकिन मैं यहाँ एक बात और करना चाहता हूँ जो रह गई है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। मुदस्सर देखें, बात यह है कि ये जो आप कह रहे थे ना कि टैक्स का सादा निज़ाम होना क्या चाहिए, मेरी नज़र में वो ये होना चाहिए, ज़रा सुन लें कि देखें इस वक्त 40,000 के करीब लोग हैं जो सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड हैं जी, और ये जो 36 लाख लोग हैं या 40 लाख लोग हैं जो रिटेल कर रहे हैं, इनके ऊपर इन्होंने ये हदफ मुकर्रर किया कि हमने 5 लाख लोग जो हैं इन पर हमने पॉइंट ऑफ सेल्स यानी इनके सिस्टम को कंप्यूटराइज तरीके से इन्होंने इंटीग्रेट करना है और इनकी सेल्स जो है ना जी उन पर इन्होंने टैक्स लेना है और सेल्स टैक्स लेना है। सही, असल मसला ही ये सेल्स टैक्स का गलत निज़ाम है। देखें, हम जो सामान हम ख़रीद रहे हैं उन सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन से ख़रीद रहे हैं, इन 40,000 लोगों से, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हैं चाहे वो इंपोर्टर्स हैं। होना तो ये चाहिए कि पॉइंट ऑफ सेल्स जो है वो इन 40,000 लोगों के कारोबार पे लगने चाहिए, ताकि वहाँ से सेल्स टैक्स इनवाइस जो है वो मिकदार में और तादाद में वो पूरी की पूरी इशू हो। हमें सेल्स टैक्स इनवाइस नहीं मिलती, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। और जब हमें कहा जाता है कि आप पॉइंट ऑफ सेल्स लगा लें और आप 17% टैक्स जो है वो काटें अपने कस्टमर से, तो हमारे पास पीछे इनपुट नहीं होती, हमारे पास इनपुट का कागज़ नहीं होता क्योंकि हमें इनवाइस मिली नहीं होती। अब वो होगा क्या कि वो 17% जो है वो हमें अपनी जेब से अदा करना पड़ेगा। जब कस्टमर से हम वो 17% वसूल करेंगे तो कस्टमर जो है वो हमारी दुकान छोड़ के चला जाएगा, वो उस दुकान पे चला जाएगा जहाँ पॉइंट ऑफ सेल्स नहीं लगा होगा। अब असल प्रॉब्लम ये है मुदस्सर कि इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है कि हमें सेल्स टैक्स एक्ट जो है हमें इसके अंदर जो है बड़ी बात की है, इसको समझने में मेरे जैसे तालिब इल्म के लिए भी समझने में काफ़ी आसानी हुई है कि सेल्स टैक्स का जो इशू है वो क्या है। हम मजीद भी बात करेंगे, हमें यहाँ ब्रेक लेना है। शारिक वोरा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, PCCI के सदर हैं। हम जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शारिक वोरा साहब से गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। शारिक वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वोरा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इस वक्त जो बजट है उस बजट को लेकर ये कहा जा रहा है कि जी बजट बहुत बेहतर है, काफ़ी सेक्टर्स के लिए इसमें बेहतरी है। कुछ सेक्टर्स जो है वो भी नाला हैं, ख़ासतौर पर SMEs की बात करते हैं या छोटे ताजरों की बात करते हैं। बैसित FPCCI सदर, आप इस बजट को अगले आने वाले दिनों में अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है तो किस तरह से देख रहे हैं सर? थैंक यू बोल TV। फर्स्ट ऑफ ऑल मुदस्सिर, मैं सदर हूँ KCCI का, FPCCI नहीं जी, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जी ठीक है, मैं माजरत खाऊं जी, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अच्छा, शारिक वोरा तो, सर बजट आप फेडरल बजट को गालिबन रेफर कर रहे हैं, तो फेडरल बजट में SMEs के लिए मैं स्टार्ट इससे करता हूँ कि शायद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी गवर्नमेंट ने SMEs के लिए बजट में थ्रू टैक्सेशन मेजर्स जो हैं वो स्टेप्स लिए हैं। मसलन ये कि उन्होंने कहा कि जी वो लोग जिनकी के टर्नओवर 100 मिलियन 10 करोड़ रुपए तक है वो 0.25% टैक्स देंगे और वो फाइनल टैक्स रिजीम हो, यानी कि उसके बाद नो क्वेश्चंस आस्क्ड, और 25 करोड़ तक वो 0.50% होगी। ये पहली दफ़ा हुआ है। और जो हमारे यहाँ SMEs जो हैं वो जो डरते थे, घबराते थे, वो इसीलिए होता था कि वो कहते थे कि शायद हमको टैक्स ऑफिस के धक्के खाने में। लेकिन SMEs को ग्रो करके स्मॉल को मीडियम को नेक्स्ट लेवल पर आने के लिए अपने आप को बैंकेबल करना होगा और डेफिनेटली अपने जो अकाउंट्स हैं उसको मेंटेन करना होगा। दुनिया में ग्रोथ का जो रास्ता, चाहे चाइना हो, चाहे यूरोप हो, चाहे दुनिया का कोई खित्ता हो, जिसने भी गुर्बत से आकर ऊपर तक आए हैं, उसमें सबसे पहले ये हुआ है कि SMEs को गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है और फिर SMEs ने भी वॉलंटरली खुद को डॉक्यूमेंट किया है। तो ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत के पार्ट पर नहीं है कि वो लोगों को कुछ इंसेंटिवाइज करे, बल्कि बहैसियत माशरा, बहैसियत बिजनेसेस, हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम अपने आप को
नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए अपने आप को डॉक्यूमेंट करें। मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने जो मेजर्स लिए हैं उसमें मेरे जो चेंबर में हज़ारों SMEs हैं, मेरा उनसे इंटरेक्शन होता है, मेरे पूरे जो कमेटी के लोग हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, वो तमाम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं सारा दिन SMEs से, और हम इनकरेज कर रहे हैं उनको। और उम्मीद ये है कि मौजूदा हुकूमत के इक़दाम से SME सेक्टर भी बेहतर हो जाएगा, जो पिछले 2-3 सालों में शदीद मुश्किलात का शिकार होगा। आपने पढ़ा होगा, आज भी हमारे बहुत सारे लीडर्स ने कहा है कि ये तकरीबन 3000 SMEs जो हैं वो शायद पिछले 2 साल में वो बंद हुए। सही। अच्छा, दूसरी मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि अब जब बजट जिस दिन पेश हुआ है, वफाकी बजट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें शारिक साहब चीज़ें कदरे बड़ी आसान लग रही थी, लेकिन ठीक 2 दिन के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया, और अब ये भी शुनीद है कि शायद 2 माह के बाद और ख़ास तौर पर जो छठा और 7वां जायज़ा है IMF के साथ, उसके बाद चीज़ें जो बाकी सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कीमतें बढ़ सकती हैं। जब कीमतें वहाँ बढ़ेंगी तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में फिर जो एक्सपोर्ट के मामला जो जितनी तेज़ी के साथ आगे थे उसमें भी फ़र्क पड़ेगा, और फिर महंगाई का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा, और आप जैसे बड़े जो सनतकार हैं उनके लिए और फिर छोटे सनतकारों या ताजरों के लिए मुश्किलात हो सकती हैं, और जिसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट महंगाई की सूरत में आम आदमी तक आएगा। ये सूरत हाल नज़र आ रही है आपको अगले 3 माह में? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जो पेट्रोलियम लेवी जो प्राइसेस अप एंड डाउन होती हैं, वो तो देखें पिछले कोई 7-8 साल से पाकिस्तान में जो ओगरा ने और जो जितनी ऑयल सेक्टर की, पावर सेक्टर की जो हमारी मैकेनिज्म है, वो अपसेट हो चुकी है इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस। और ये कोई इस हुकूमत ने नहीं प्राइसेस बढ़ाई, ना ही कोई इस हुकूमत ने, मैंने पढ़ा है कि जिसमें कि उसने कोई पेट्रोलियम लेवी इंक्रीज की हो। बट ये ज़रूर है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल बढ़ता है तो वो उसका अकॉर्डिंगली एक इफेक्ट आता है, और वो डीजल और वो उसको बढ़ाते हैं। आपकी जो बात को मैं अगर कनेक्ट करूं कि वो किस तरह हमारी इंडस्ट्री और हमारी महंगाई और हमारी पूरे इकोनॉमिक सेक्टर को मुतासिर करती है, यस बिल्कुल आपका तजिया दुरुस्त है। हमारी इकोनॉमी बहुत छोटी है, हमारा SME, हमारा जो बड़ा सेक्टर भी जो है ना, वो दुनिया के मुकाबले में, मैं आपको बताऊं, वो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, हमारे जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं वो मीडियम एंटरप्राइजेज में आते हैं। अगर स्मॉल में नहीं तो वो मीडियम, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल बेस बहुत छोटा है, हमारे यहाँ जो मौके हैं वो बड़े महदूद हैं, और इकोनॉमी हमारी बहुत महदूद है। 22 करोड़ के अवाम की टोटल इकोनॉमी का साइज आप देख लेना कि 290 बिलियन डॉलर की हमारी GDP है। 2018 में शायद 317 थी, आज 270 हुई, अब 290 हुई, इंशाल्लाह वो बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। बट पॉइंट ये है कि इतनी छोटी इकोनॉमी में जब इतना पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ेंगी तो उसको इन्फ्लेशन में भी बुरी तरह असर पड़ेगा। जो ऑलरेडी आम आदमी महंगाई के तले दबा हुआ है, जो डेली यूजेज की जो उसकी CPI है, जो उसका इन्फ्लेशन है, वो जो खासकर जो फूड इन्फ्लेशन है, और वो भी रूरल में वो बढ़ेगा और उससे गरीब आदमी मुतासिर होगा। और गवर्नमेंट मस्ट लुक इनटू दिस कि पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ाने से पूरे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा शान सईद साहब, अभी आप भी गुफ्तगू कर रहे थे कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसका एक पूरा तरीक़ाकार होगा, उस पर ख़ासा एक चेंज आता है, लेकिन मसला ये है कि पेट्रोलियम वो एनर्जी के बाकी यानी कि गैस है या बिजली की कीमतें बढ़ने से फिर अब महंगाई को कंट्रोल करने का तो हुकूमत के पास किसी भी तरह का कोई मैकेनिज़्म नहीं होगा कि अगर ये चीज़ें इसी तरह से बढ़ें। और ख़ास तौर पर IMF के हवाले से अगर IMF नहीं मानता है, क्योंकि अभी चल रही हैं उनकी गुफ्तगू शुनीद, तो 2 या 3 माह के बाद कीमतें बढ़ती हैं, तो फिर कहाँ खड़े हो गए ये सारे अहदाफ जो हुकूमत ने मुकर्रर किए हैं? इस साल के शुरू में हमने अपने इन्वेस्टर्स को कहा था कि ऑयल प्राइस जो है वो 50 और 70 डॉलर पर बैरल पर ट्रेड करेंगी, और ऑलरेडी 70 डॉलर पर है। हमने H2 जो जुलाई से लेकर दिसंबर तक के, उसमें हमने कहा है कि ऑयल प्राइसेस 73 से 87 डॉलर पर बैरल पर ट्रेड करेंगे। उसकी वजह बड़ी सिंपल है, इकोनॉमीज ओपन अप हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, और फिर सप्लाई में भी कंस्ट्रेन आ रहा है, और अगले साल ऑयल प्राइसेस मजीद बढ़ेंगी। और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंपोर्ट बेस्ड हैं, हम तेल इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी, केमिकल, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो हमारी एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट बेस्ड है उनमें डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा।
जहां तक सवाल है क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जी हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन उसमें दो चीजें हैं। इन्फ्लेशन ड्रिवन जीडीपी ग्रोथ इज गुड फॉर द इकोनॉमी राइट नाउ। उसकी वजह ये, जब लोग पैसा खर्च करते हैं तो आपके मोमेंटम जनरेट होता है। अगर आप जीडीपी इक्वेशन को देखें तो उसमें कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट है और एक्सपोर्ट्स है। मेजर पोर्शन जो जीडीपी का है वो होती है कंजम्पशन। तो अगर आप 22 करोड़ की आवाम कंजम्पशन छोड़ दे तो आपका जीडीपी कोलैप्स कर जाएगा। तो इकोनॉमी को मोमेंटम में जनरेट करने के लिए आपको जो है कुछ थोड़ा सा कुशन रखना पड़ता है कि इन्फ्लेशन को रूम दें। तो मेरा ख्याल है अगले साल हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जैसे स्टेट बैंक ने पहले की थी कि 2018 से 2020 तक हमने अपना जो डिस्काउंट रेट है वो 7% से 13.25% पे कर दिया था, जबकि पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे थे। और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जहां पर स्टेट बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जो कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इन्फ्लेशन जो था वो वेल अंडर कंट्रोल था। अभी भी इन्फ्लेशन वेल अंडर कंट्रोल है। यस, थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी तो इनसे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा पाकिस्तान में, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिसी मेकर्स को इतना हबड़ दबड़ करनी चाहिए या कोई आफत आ गई है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो दोबारा बढ़ाए। सही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने एक नुक्ता उठाया स्टेट बैंक वाला कि ये इन्फ्लेशन और दूसरा आप ये बात करें कंजम्पशन के हवाले से। अच्छा, मैं आखिर में मीर साहब, आप के बहुत सारे ताजरों के जो छोटे ताजर हैं उनको आप जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, 40-50 लाख वो ताजर हैं। मैं सर मुख्तसर आखिर में ये जानना चाहूँगा क्या चीज़ है जो इस वक्त मुतालबा फौरी तौर पर अगर हो जाए तो वो एक कुशन और रिलीफ जिसे कहा जाए कि एक ताजर छोटे के लिए वो सांस है हुकूमत को करना चाहिए? देखें, मैं 1-2-3 बात बड़ी जल्दी कर लेता हूँ। देखें, शनाख्ती कार्ड की शर्त ख़त्म होनी चाहिए लेन देन पर, क्योंकि ये एक गैर ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन है और जिससे आपने ना ऑडिट करना है और ना ही इससे कोई नतीजा निकालना है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। सही। दूसरा ये है कि जो पॉइंट ऑफ सेल्स आप लगाने जा रहे हैं इसको आप रिव्यू करें, क्योंकि ये भी हम समझते हैं कि सेल्स टैक्स अगर पूरा ओरिजिन पे अदा हो जाए और वहाँ सेल्स टैक्स चोरी ना हो तो गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्सेस का आ सकता है और पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने की और गैर ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, जो इन्होंने ये नया कानून बना दिया कि अब गिरफ्तारियां करेंगे जो आमदन छुपाते हैं, FBI वाले अब जो हैं, एक तरफ आपने ये कहा कि जो ऑडिट है वो FBI अब नहीं करेगा, कंडक्ट करेगा, बिकॉज ऑडिट के लिए हमने थर्ड पार्टी का इंतखाब कर लिया, क्योंकि हमें FBI पर बड़े एतराज़ात थे ताजरों को। अब वही FBI दूध का दूल्हा हो गया और उसे मज़ीद बाख्तियार बना दिया गया कि अब वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर जो नई शिक शामिल की गई है उससे वो गिरफ्तारियाँ भी करेगा और जेल में डालेगा। तो ये बहुत अजीब सी बात है, ये समझ से बालातर है। इसको जो है ना, ये हरासमेंट है और इससे जो है ना जी ये हरासमेंट ख़त्म होनी चाहिए और कंडूसिव एनवायरनमेंट बिजनेस का होना चाहिए, तभी कारोबार आगे बढ़ेगा, मईशत तरक्की करेगी, वरना फिर यहाँ से लोग फिर भाग जाएंगे और इन्वेस्टमेंट जो है वो सुकड़ जाएगी। अच्छा, शारिक साहब आप कुछ कह रहे थे सर आपके? जी, बस मैं एक इसमें मेरे दोस्त की बात को थोड़ा सा करेक्शन था। जी, वो ये कि ये जो सेक्शन 203 है ये नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था इस फाइनेंस बिल में, बट हमारी अभी कोई थोड़ी देर पहले रज़ाक दाऊद साहब से भी बात हुई है और हमने कराची चेंबर ने इस इशू को बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट हमने किया था और वो असेंबली में इंशाल्लाह वो विड्रॉ हो जाएगा। तो जो ताजिर और बिजनेसेस हैं उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये 203 जो है ये विड्रॉ हो जाएगा जिसमें अरेस्ट का क्लॉज है, तो फिजा इंशाल्लाह ताला कारोबार की पाकिस्तान में बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, शारिक साहब ने ये खबर दे दी है जनाब कि ये हो जाएगा, बातचीत आपकी होगी, लग रहा है ऐसा ही हो कि कारोबारी फ़ज़ा बेहतर हो, छोटा ताजर हो या बड़े सनतकार हो, सब के लिए आसानी हो, उसके बाद मुल्क की मईशत वो बेहतर तौर पर चल सकती है, क्योंकि हमने पिछले 1-1.5 साल जो है वो बहुत मुश्किल में गुजारा है, ख़ासतौर पर कोविड की सूरत हाल में। बहुत शुक्रिया शारिक वोरा साहब आपका, बहुत शुक्रिया शान सईद साहब आपका, और नईम मीर साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और प्रोग्राम में बात करते हैं कल के कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से जो कुछ हुआ है। उस इजलास के बाद कौम सवाल कर रही है कि 22 करोड़ जो नुमाइंदे हैं उनका यही रवैया है, यही कुछ है। तो कौमी असम्बली के बाहर हमारे नुमाइंदगान ने कुछ गुफ्तगू की है पार्लियामेंटेरियन से। तो इस वक्त जो है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असम्बली, उनसे हमारे नुमाइंदे ने जो गुफ्तगू की है उसके हवाले से आपको बताते हैं। डॉक्टर आमिर साहब से जब सवाल किया गया कि अवाम के वोटों से मुंतखब इन पार्लियामेंटेरियंस को ये जेब देता है जो कुछ पार्लियामान के अंदर हुआ, तो उनका क्या कहना है वो सुनते हैं।
डॉक्टर आमिर लियाकत साहब से दूसरा जो सवाल किया गया उसमें था कि इमरान खान साहब के पार्लियामेंट के वाक़े पर क्या कहना है और आपकी मुलाकात वज़ीर आज़म से हुई, तो डॉक्टर साहब इसके बारे में क्या ख्यालात हैं? ये सवाल जब किया गया तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा, जी सुनते हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की गुफ्तगू आप सुन रहे थे और दूसरी जानिब सेनेटर फैसल जावेद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे शहबाज अहमद हमारे नुमाइंदे की गुफ्तगू इस तमाम तर सूरत हाल पर हुई है, वो जानते। जी शहबाज अहमद, कल कौमी असम्बली में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, हुल्लड़बाजी हुई, हंगामा रही दोनों तरफ से, उसके बाद कुछ अरकान असम्बली को सस्पेंड भी किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हुकूमती सेनेटर फैसल जावेद साहब, कल जो हुआ है क्या वो किसी अवामी नुमाइंदे के शायान शान है? किसी सूरत भी नहीं। ऐसे रवैये जो हैं मुनासिब नहीं हैं, इनकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ये ठीक मैसेज तो नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर यह भी देखना ज़रूरी है कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसकी शुरुआत किसने की है। बार बार बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में ये बात तय होती है कि हाउस की प्रोसीडिंग्स किस तरह से चलनी है, दोनों अतराफ़ से तकारीर होती हैं, लेकिन आप देखें पिछले 2.5-3 साल की असम्बली की कार्रवाई उठाकर अगर आप देखें तो अपोजिशन लीडर जो हैं वो 1 घंटा 2.5 घंटे तक उन्होंने तकरीर की है, जो पाकिस्तान टेलीविज़न नशर भी करता है और हुकूमती अरकान खामोशी से बैठ के सुनते भी रहे हैं। लेकिन जब वज़ीर आज़म आए हैं, बशमूल वज़ीर आज़म की पहली तकरीर जब वो कर रहे थे, इन्होंने हंगामा आराई किए। कभी भी किसी भी वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान ऐसा नहीं होता। नवाज़ शरीफ जो कि पनामा पर झूठी तकरीर कर रहे थे असम्बली के अंदर, वो भी हमने चुप करके बैठकर आराम से वो सुनी उनकी झूठी तकरीर। लेकिन इधर जब वज़ीर आज़म आए, जब वज़ीर आज़म बोले, इन्होंने शोर शराबा किया। कोई बजट बता दे जिसमें इन्होंने शोर शराबा ना किया हो, कोई प्रोसीडिंग्स बता दे जिसमें वफाकी वज़रा बोल रहे हो ये शोर शराबा ना कर रहे हो। तो बिज़नेस एडवाइज़री में अगर कोई चीज़ तय होती है तो वो फिर हाउस के अंदर भी वैसे ही होना चाहिए। ये हैं कवाकिब, कुछ नज़र आते हैं कुछ। मसला ये मुनाफ़कत है, ये आप या तो अब तय करते हैं तो फिर वैसे रहें। मजम्मत तो हम दोनों अतराफ़ की करते हैं, लेकिन यहाँ पे अपोजिशन को होश के नाखून लेने होंगे। ये बताइएगा कि जब भी बजट पेश होता है अपोजिशन एहतिजाज करती है, अपोजिशन का काम एहतिजाज है, हुकूमत का काम नहीं है उसे बर्दाश्त करना, उसे सुनना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अपोजिशन का काम है एहतिजाज करें, उसका कोई तरीक़ाकार होता है। लेकिन ये तो छुई मुई अपोजिशन है, ये गाली गलोच पे उतर आए हैं, ये इस किस्म के, और ये इनका पुराना वतीरा है, ये शुरू से ऐसे हैं। इनके रिकॉर्ड सामने है आपको। पीपल्स पार्टी का भी जब बजट पेश हो रहा था, जो इन्होंने हरकतें की हैं वो भी फुटेज आपके चैनल्स के, और ओवर द ईयर्स पहले भी अगर आप पीछे भी माजी में भी चले जाएं तो नून लीग का तो ये तरीका रहा, बिलो द बेल्ट ये जाते हैं। लेकिन अब कब तक आप इसको आगे लेके चलेंगे, बर्दाश्त करेंगे? वक्त खैर अभी भी हम इनको कहते हैं कि ये छुई मुई अपोजिशन का किरदार छोड़ें, एक तामीरी अपोजिशन का किरदार निभाएं। इन अवानों से क्या मैसेज जा रहा है, ये क्या मैसेज जा रहा है? ये काला धब्बा हैं ये लोग, ये जो जमहूरियत कर रहे हैं, टाई शाई पहन के आगे पीछे पार्लियामेंट, ये ऐसे नहीं है, ये तो आप हरकतें इनकी देखें। बस आखिर में ये बता दें, बजट सेशन चल रहा है, ऐवान का माहौल बेहतर रखने के लिए क्या इक़दाम करेंगे? देखिए, हम तो पूरी कोशिश करते हैं, हुकूमत की एक ज़िम्मेदारी भी होती है, हुकूमत उस ज़िम्मेदारी को निभाती भी है, और मैं समझता हूँ कि अभी भी इस ज़रूरत इस अमर की है कि मिल बैठ कर के हाउस का जो माहौल है उसको साजगार बनाया जाए। बहस हो, टेक्निकल बहस हो, एक बजट आया उस पर बहस हो रही है, टेक्निकल बहस हो, अपनी अपनी सिफारिशात दें, अपनी अपनी चीज़ें बताएं, तामीरी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का किरदार अदा करें। ये तो हुल्लड़बाजी तो ना करें ना, इसका तो यही हाल है। बहुत शुक्रिया। फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि हम कोशिश अब भी करेंगे कि मिल बैठ के मामला तय किए जाएँ और जो ऐवान का माहौल है उसको बेहतर बनाए। शहबाज अहमद हमें आगाह कर रहे थे सेनेटर फैसल जावेद की गुफ्तगू, लेकिन मामला ये है कि हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों जानिब से जिस किस्म का रवैया कल देखने में आया, अपोजिशन में भी खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करेंगे, फिर आगा रफ़ीउल्लाह भी शामिल रहे हैं अपोजिशन में दूसरी जमात के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मसला ये है कि हुकूमत और अपोजिशन अगर मिल बैठ कर काम नहीं कर रही है पार्लियामान के अंदर, तो बाहर वो अवाम के नुमाइंदे बनकर किस तरह से वो काम कर रहेंगे। जिस सबसे बड़ा ऐवान यानी कि कौमी असम्बली के अंदर या सेनेट के अंदर बैठ कर गुफ्तगू होनी चाहिए, लेजिस्लेशन का काम होना चाहिए इस कौम के लिए कि मामलात आसान हों, चीज़ें बेहतर हों, वहाँ पर अब ये लड़ाई
जो उसूलों पर होनी चाहिए वो शायद ज़ातियात पर उतर आई है। और वो ज़ातियात की लड़ाई हमने तब से देखा जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना एतमाद का वोट लिया और उनको तकरीर अपोजिशन की जानिब से नहीं करने दी। वहाँ से ये रवैया चलता हुआ हर इजलास में यही सूरत हाल नज़र आ रही है। जैसे ही तकरीर कायदे ऐवान या कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शुरू करते हैं, दूसरे मुखालिफ बेंच से इस किस्म की आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं। एहतजाज का तरीक़ाकार होता है और वो एहतजाज और जमहूरियत का हुस्न हो सकता है, लेकिन उससे आगे इतना मामला बढ़ता है कि शायद चीज़ें ख़राब होती होती कल की सूरत हमें नज़र आ रही थी, जहाँ पर गालियाँ भी बकी जा रही थीं एक दूसरे पर। वो जो बजट, जो आवाम के लिए एक बजट बनाया गया, उसकी कॉपियाँ एक दूसरे को मारी जा रही थी। ये था। अब कौम इस सवाल कर रही है कि ये हैं अवामी नुमाइंदे, ये है इस वक्त मुल्क की जमहूरियत, ये है पार्लिमान। तो फिर अल्लाह हाफ़िज़। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।